The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है वसीम राठौर। नाजरीन, जिस तरह इस साल 2020 शुरू हुआ है उसके आगाज़ से ही पूरे मुल्क के ऊपर ऐसे कुछ तकलीफ़ दे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिसकी वजह से इंसानों के ऊपर और मईशत के ऊपर बड़े गहरे असरात आए हैं। सबसे पहले जब ये 2020 शुरू हुआ तो कोरोना की आफत आई जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो गया। बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई और बहुत सारे लोग अपने बिज़नेस से हाथ धो बैठे। हुकूमतों ने बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की है, बहुत सारा पैसा खर्च किया है। इसके नतीजे में बहुत सारे डॉक्टरों की, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी और आम आवाम की भी जान गई है। तो अभी हम कोरोना से निकले ही थे तो अभी 2 दिन पहले ही बैरूत में, जो लबनान का एक शहर है, वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ है। उसका हमें बहुत अफसोस है। आप सब ने देखा कि वो धमाका इतनी शिद्दत से था कि आसपास की जो इमारतें थी उनके शीशे भी टूट गए और इस धमाके की जो आवाज़ थी वो 200 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। 200 किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना शिद्दत से ये ब्लास्ट हुआ है। कहा जाता है कि वहाँ पे हुकूमत ने या अथॉरिटीज़ ने तकरीबन 2700 टन के हिसाब से अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे स्टोर की हुई थी, तो जिसकी वजह से उसको धमाका हुआ है और धमाके की शिद्दत की वजह से बहुत सारी अमवात भी हो चुकी हैं। अभी तक ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 137 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और अमारात की हालत आपने देख ली, बिल्कुल तबाह हाल है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई एटमी धमाका हुआ हो। अल्लाह माफ़ करे, हमने ऐसा धमाका पिछली 2 दहाइयों 3 दहाइयों में या अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। कहा जाता है चाइना के शहर में भी 2015 में एक ऐसा धमाका हुआ था, वहाँ भी अमोनियम नाइट्रेट थी। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें बाद में ये पता चला कि उस अमोनियम नाइट्रेट जो होती है वो बज़ाते खुद आग नहीं पकड़ सकती, चाहे आप लाखों टन वहाँ पे इंस्टॉल कर दें, जब तक इसके पास कोई इग्निशन ना हो, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको आग पकड़ सकती है। तो चाइना में ये मिला कि जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने स्टोर की थी उसके साथ आग लगने वाली कुछ चीज़, ऐसा मादा इंस्टॉल किया गया कि जिसकी वजह से वो मिसहैप हुआ है। इसी तरह अब देखना ये पड़ेगा जो बैरूत में धमाका हुआ है, आया वो कि वहाँ पे कुछ आतिशगीर मादा रखा गया था गलती से या जानबूझकर, या पर सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है। लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, क्योंकि असल में लबनान की जो बहुत ही करीब लगता है एक मुल्क है इसराइल। हमने सोशल मीडिया पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का वो एक ट्वीट भी देखा है जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को और ईरान को बहुत सारे कितने संगीन नताइज उन्होंने धमकी दी है कि अगर आपने बॉर्डर पे क्लैशेस किए तो उनकी आपस में ये जो बातचीत थी चल रही थी कि लड़ाई होनी है नहीं होनी, आप हमारे ऊपर हमला ना करें, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। उस दौरान ही ये लबनान में इतना बड़ा वाक़या हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हो सकता है कि दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है ये एक नेचुरल एक्सीडेंट हो। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। इस नुकसान के बाद दुनिया भर के लोगों ने अपनी इमदादी टीम भेजने की पेशकश की है, जिसमें साइप्रस में शामिल है जो लबनान के बहुत नज़दीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अपने डॉक्टरों की टीम भेजने की रिक्वेस्ट की है और हमारा जो मलेशिया इस्लामिक ब्रदर मुल्क है उसने कहा जी हम हर तरह की इमदाद करेंगे, जो भी ज़ख्मी है, जो भी अमवात हुई है या जो रीबिल्ड हुई है। तो फ्रांस ने भी कहा है कि उन्होंने इस ट्रेजेडी को विज़िट किए, सबसे पहले लीडर थे वो, और कहा जाता है कि इसके अंदर जर्मनी का कोई ऑफिशियल भी थे, वो भी इसके अंदर उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि और भी बहुत से सियासी लोगों का इसके अंदर इंतकाल हो चुका है। लेकिन बात देखने में ये आती है कि ये हमारा तज़िया नहीं है। सोशल मीडिया में जब आप जाते हैं या मीडिया में न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जब मुल्कों की सियासत जब बहुत ही गंभीर हालत में हो ना, बड़े बड़े मुल्क ऐसा करते हैं कि हम अपने हमसाये के मुल्कों में कुछ ऐसा काम करवा देते हैं कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। तो इसी तरह लोगों का ये कहना है सोशल मीडिया पे, या जो हम ट्वीट्स पढ़ते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं, अब हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन ये देखने में नज़रों से गुजरा है कि कहा जा रहा था कि असल में इसराइल के अंदर
जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे, जिसके ऊपर बड़ा एहतजाज चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। तो बहुत से तजिया निगारों ने मेरे नज़र के सामने से फैसल मोहम्मद साहब के एक ट्वीट गुजरा था, जो पाकिस्तानी एक तजिया निगार है, उनके तजिए हमेशा बड़े सच साबित होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि इसराइल के अंदर जो फसादात चल रहे हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए इनके हमसाया ममालिक में कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। खुदा बेहतर जानते हैं, हम इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकते कि आया इन्होंने ही किया है या कुछ ये नेचुरल काज है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके ऊपर सब लोगों ने मजम्मत की है, उसको दुख का इजहार किया, जितनी जानें गई हैं, जितना माल का नुकसान हुआ है, लेकिन अरब ममालिक तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल आया नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पहली बात है, हर इंसान की मौत का हमें दुख है, सब इंसान बराबर है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी मुसलमान की मौत होती है या मुसलमान मरता है तो मुसलमान को भी बहुत शदीद दुख होता है। लेकिन अरब ममालिक तरफ से एक नॉर्मल सी कंडम आया कि यार बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इससे बड़ी कोई बात नहीं। चाहिए तो ये था कि जो अरब ममालिक का लीडर है सऊदी अरब, उसको चाहिए था कि वो खुलकर इमदाद करता, अपने डॉक्टरों को भेजता, और जहाँ तक पैसों की बात है वो भी इमदाद के ऑफ़र कर सकता था। लेकिन सऊदीया का और यूएई का रवैया बड़ा डिफरेंट सा रहा है। वो हमेशा देखने में ये आया कि हमेशा अमेरिका और इसराइल की साइड पे ही खड़े हुए, बजाय अपने मुसलमान भाइयों के। लेकिन अब देखा जाए, जब भी सल्तनत उस्मानिया टूटी थी तब भी ये अरब ही थे तो जिन्होंने अपने वो कहते ना कि हम अरब हैं, हम सुपीरियर है, इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और पूरी सल्तनत उस्मानिया टूट गई। क्योंकि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो यही कहा जाता है, जब वो जो एक मक्का के शरीफ थे जिनके पास काबा की चाबियाँ थी, सारा कंट्रोल था, उनको लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने यह कहकर ट्रैप में किया कि आप अरब हैं, आप सुपीरियर हैं, तुर्क आपसे बेहतर नहीं है, तो आप अपनी हुकूमत कायम करें, अपने कबीलों के साथ मिलाएं, तो हम आपको हुकूमत दिलाएंगे। फिर क्या हुआ, वो इस हुकूमत के चक्कर में सल्तनत उस्मानिया भी टूट गई और मुसलमान भी आपस में इंतशार का शिकार हो गए। उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है कि हर मुसलमान मुल्क किसी न किसी तरीके से जुल्म का शिकार है, चाहे उसके ऊपर अपने मुसलमान ममालिक जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका है, इसराइल है। लेकिन मुसलमान मुल्कों को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अब उठने के काबिल नहीं है। कहा जाता है कि आखिरी वक्तों में जब आखिरी वक्त जंग अजीम होगी तो मुसलमान फातिहा होंगे, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि हमारी दुनिया में इस टाइम कोई मुसलमान लीडर ऐसा नहीं है जिसके पास विजन हो, जो ये फ़ैसला कर सके कि हमने, देखिए हमारी जंग किसी मुसलमानों की जंग किसी नॉन मुस्लिम से नहीं है, जंग होती है नज़रिए की। जब कोई अपनी नज़रिए के ख़िलाफ़ चलता है या रियासत के रेट को चैलेंज करता है तब जंग होती है, ठीक है। शुरू से यही रहा कि हजूर पाक के ज़माने में भी मुसलमानों के ताल्लुकात क्रिश्चियन के साथ, यहूदियों के साथ और जो दूसरे गैर मज़ाहिब थे उनके साथ एक बैलेंस तरीके से रहा है, ठीक है। हमने उनके साथ तजारत भी की है। और स्पेशल उस्मानिया के दौर में, जब उस्मानिया सल्तनत कायम थी, उस दौर में भी इन्होंने जब ये कुस्तुनतनिया को फ़तह किया तो तमाम क्रिश्चियन जो ज्यूज़ थे सबको परमिशन दी कि आप अपनी इबादत कर सकते, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ का दर्स नहीं देता कि आप दूसरों को ऊपर अपना मज़हब मुसल्लत करो। वो जो इस्लाम है वो मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। लेकिन उसके बरक्स जब देखा गया तो जितने अरब ममालिक थे उनकी, मैं तो यही कहूँगा, उनका जितना मुनाफिकाना रवैया था उसकी वजह से मुसलमानों को बहुत दुख पहुँचा। कल ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि कश्मीर के ऊपर हमारा स्टांस ये है कि कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद पास हुई है उसके मुताबिक हल किया जाए। लेकिन सऊदी अरब का स्टांस कभी मतलब फेवर में होता है, कभी वो पीछे हट जाते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़े बोझ दिल के साथ उनसे बोला है कि कश्मीर के ऊपर आपका क्या स्टांस है, हमें क्लियर किया जाए। अगर आप नहीं हमारा साथ दे सकते तो हमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर चाहिए तो यही था कि सब मुसलमान मुल्कों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिस तरह देखें दूसरी जंग अजीम हुई थी तो तमाम यूरोपीय मुल्क आपस में लड़े थे, लेकिन उस जंग अजीम के बाद इन्होंने आपस में ऐसा इत्तेहाद का मुजाहरा किया। आज आप देख लें, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये स्पेन हो गया, इटली हो गया, जैसे अमेरिका और जापान की लड़ाई हुई थी, आज अमेरिका और जापान आपस में अच्छे, वो कहते हैं ना, इनकी शराकत दारी भी है। जर्मनी स्पेन आपस में एक कहते हैं मिलकर रह रहे हैं। उन्होंने अपनी नेटो फोर्स भी बना ली, जो यानी कि इन ममालिक के ऊपर कोई अगर हमला होता है तो ये इसका दिफा करेंगे। हर मुल्क को हक है कि अपने मुल्क का दिफा करे। इस तरह चाहिए तो यही था कि मुसलमान मुल्कों को भी एक ऐसा इत्तेहाद बनाते जो एक दूसरे की मुश्किलात में मदद कर सके। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा वो कहते हैं विजनरी लीडर नहीं है। तो नाज़रीन मज़ीद हम बात करेंगे इसके बारे में, और पाकिस्तान में जो सियासत में तब्दीली आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बैरूत पे जो धमाका हुआ है उसकी वजूहात हम बयान कर रहे थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इससे कुछ दिन पहले ना इसराइल और लेबनान के दरमियान जो हज़बुल्लाह एक वहाँ पे एक सियासी तंजीम या मजहबी तंजीम आप कह सकते हैं, इनके दरमियान ना कुछ छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती थी। तो 2 दिन पहले जो इसराइल ने क्लेम किया था कि हज़बुल्लाह ने ना इनके ऊपर कुछ अटैक्स किए हैं जिसकी दिफा में उन्होंने वहाँ पे हमला किया है। तो इस दौरान इनका जो रवैया था इसराइल का काफ़ी जारहाना था कि हम हज़बुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे और ईरान को इस मसले से दूर रहना चाहिए। फिर हज़बुल्लाह ने भी जवाबी हमला किया जिसमें इसराइल के कुछ लोग ज़ख्मी हुए और कहा जाता है कि कुछ लोगों की अमवात भी हुई हैं। तो फिर उन्होंने अपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भेज के उनको वहाँ से निकाला है। तो ये सूरत हाल तो चलती रहती है। एक्चुअली इसका बेसिक मसला ये है कि मुसलमान लोगों का मानना ये है कि जो फ़लस्तीन की रियासत है उसके ऊपर इसराइल ने एक इलीगल तौर पर कब्ज़ा किया है। वो यूनाइटेड नेशन की जो शिकें हैं उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन इसराइल का कहना ये है कि ये हमारी ज़मीन है और हम दुनिया भर की यहूदियों को यहाँ वापस लाएंगे। बहरहाल एक सियासी मसला है, उसके साथ साथ ये मजहबी रंग भी आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसराइल की रियासत के वजूद में आने से पहले फ़लस्तीन वहाँ पे मौजूद था, जहाँ पे मुसलमान, क्रिश्चियन और ज्यूज़ आपस में मिलकर रहते थे। क्योंकि सब लोग एक इब्राहिमिक रिलीजन को फॉलो करते, तो उनके दरमियान कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तो लेकिन जब से इसराइल की क्रिएशन हुई है तो फ़लस्तीन में ये लड़ाई खून खराबा शुरू हो चुका है। और इसराइल की पूरी कोशिश है कि इनकी जो एक इलीगल लैंड है जिसको इसराइल कहते हैं, इसका ये प्लान है कि इसको हम एक्सटेंड करते जाएं। ठीक है, जो हमारा बैतुल मुक़द्दस है उसको और वेस्ट बैंक को ये एक्सटेंड करना चाह रहा था ताकि जो इनका मंसूबा है ग्रेटर इसराइल उसको पूरा किया जाए। इर्द गिर्द के जितने मुसलमान ममालिक के इलाके हैं वो उनको भी कब्ज़े में लेकर एक बड़ा इसराइल बनाया जाए। लेकिन कुछ मुसलमान इसमें मज़ाहमत कर रहे हैं, जिसमें लेबनान के जो एक सियासी तंजीम हज़बुल्लाह, हमास भी है। और इसराइल का मानना ये है कि इन सबको ईरान की सपोर्ट हासिल है। इनके पास जो भी असला या जो भी मज़ाइल आते हैं वो ईरान की तरफ से आते हैं। बहरहाल ये आपस में इनके सियासी बयान है, इनकी लड़ाई भी इनडायरेक्टली ईरान और इसराइल के भी डायरेक्टली को लड़ाई तो नहीं हुई, बहरहाल इनकी बहुत शदीद मुखालफत आपस में रही है। लेकिन देखना यही पड़ेगा कि अब तक जो वेस्ट बैंक के में जो तोसी इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। यूनाइटेड नेशन ने भी यही बोला है, लेकिन उसको हमेशा से अमेरिका की और यूरोपीय ममालिक की पुष्टपनाही हासिल रही है। उनके टैक्स के पैसों से ये लोग असला ख़रीदते हैं और अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। लेकिन मुसलमान ममालिक की तरफ से कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं आई। जब भी देखा है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या हुआ, बड़ी तकलीफ़ दे बात हुई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो अरब ममालिक का रवैया बहुत मुनाफिकाना रहा है। और अभी भी जब ये अपनी जो फ़लस्तीन की रियासत को ग्रेटर इसराइल में शामिल करे जा रहे हैं, कुछ मुसलमानों ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन अरब ममालिक की तरफ से रवैया बिल्कुल बहुत नरम रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो मुसलमानों के फ्यूचर जो है वो बहुत तारीख है। क्योंकि प्रॉब्लम मुसलमानों की या गैर मज़ाहिब के लोगों के साथ नहीं है, ये सियासी मामलात है। और सियासी मामलात को ये मजहबी रंग देकर लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसराइल को भी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की जो कावानीन है उसके मुताबिक वो अमल करे और जो जगह फ़लस्तीन के रहने के लिए है वो उनको दे, और जो इसराइल को उन्होंने अलाउ की थी वो दे। क्योंकि ये तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब हिटलर का दौर था तो ये लोग वहाँ से माइग्रेट करके फ़लस्तीन के लोगों ने इनको अपने घर पेश किए, अपनी जगह पेश की, ताकि इनको आपस में इनको जगह दी जा सके। लेकिन उन्होंने फिर वो ज़ोनिस्ट लॉबी के कहते हैं मंसूबे में आकर
मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें भी खो दी, अपनी जानें भी खो दी, वो आज भी रेजिस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी बड़े अफसोस का इजहार किया इस वाक़े के ऊपर कि वाक़या जिस तरह भी हुआ इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, और साइप्रस ने भी बोला कि वो अपनी जो मेडिकल तंजीमें हैं वो फ़ौरन से फ़ौरन वहाँ भेजना चाहती है। लेकिन आपको देखना ये पड़ेगा, बैरूत में यानी लबनान में कुछ अर्सा पहले एक फसादात शुरू हुए थे कि जिस तरह एक अरब स्प्रिंग आया था। आपको पता है जितने भी ये अरब स्प्रिंग या दूसरे मुल्कों में जो रजीम चेंज होती है वो ऐसी ही होती है कि प्लानिंग कहाँ होती है, पैसा कहाँ से आता है और इस्तेमाल जो वहाँ की लोकल अवाम है वो इस्तेमाल होती है। इसी तरह जितना भी अरब स्प्रिंग आया, लीबिया में आ गया, मराकश में आया, या जितने भी और अरब कंट्री में 2015 या 2014 में जब शुरू हुआ तो सबको पता है ये एक प्री प्लान स्प्रिंग था। तो लबनान में इन्होंने यही करने की कोशिश की थी, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन अब जब से धमाका हुआ है, मेजॉरिटी लोगों का जो अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो हर न्यूज़ पे ये इवन हज़बुल्लाह का भी ये क्लेम है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या और हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है वो इसराइल ने किए। और वहाँ की जो आवाम है जो प्रो हज़बुल्लाह है उनका भी यही कहना है कि दहशतगर्दी का वाक़या हम उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हुकूमत की नाअहली थी जिन्होंने इस इतना बड़े जो धमाका खेज मवाद तो नहीं कह सकते, जितनी बड़ी जो एक केमिकल की खेप थी उसको अच्छी तरीके से सेव नहीं किया। वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि लबनान की जो हुकूमत है वो करप्ट है, वो इस काबिल नहीं है कि इन चीज़ों की हिफाजत कर सके। लेकिन वहाँ के लोगों का कुछ मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है कि ये लोग वो हैं जो बैरूनी एजेंडे पर काम करके अपने मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। तो हम लोग भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वाक़या ये लबनान में हुआ है इसकी शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। और मुसलमान मुल्कों को भी चाहिए कि अपने मुल्क की सिक्योरिटी बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह 2020 आगे बढ़ता जा रहा है ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद वाक़यात ऐसे रोनुमा हो सकती है। क्योंकि जब 2020 का कैलेंडर शाया हुआ तो वो आपको पता है जो कैलेंडर हर साल शाया होता है वो जो दुनिया की बड़ी क़ुव्वतें हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं उनकी मर्ज़ी से ही होता है। वो उसमें प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हमने इस साल में क्या क्या जो वाक़यात है वो रोनुमा करने हैं। आज हम बहुत खुलकर बात करेंगे, मे भी बहुत से लोगों को ये बातें समझ ना आए, बहुत से लोगों को मजाक लगे, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में जो 80 से 90% बड़े बड़े वाक़यात होते हैं वो सारे प्री प्लान होते हैं। क्योंकि दुनिया में किस जगह हुकूमत चेंज करनी है, किस जगह आपने कौन सा वज़ीर लगाना है, किस जगह आपने क्या वाक़या रोनुमा करवाना है, ये सब कुछ पहले से तय होता है। बस बंदे ख़रीदे जाते हैं और पैसा दिया जाता है। और बदकिस्मती से मुसलमान मुल्कों में रुझान बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे गुर्बत है और लोगों की कहा तो जाता है कि हम इस्लामिक स्टेट में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी मज़हब से दूरी और गुर्बत की वजह से लोग मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से लोग पैसे लेकर दूसरे लोगों के धोखे में आ जाते हैं और अपने मुल्क का और अपने मज़हब का नुकसान कर बैठते हैं। इसी तरह जब ये लीबिया में वाक़या हुआ तो क़ज़ाफ़ी को लोगों ने घर से निकाला, उन्होंने मारा और बड़ा जश्न मनाया। और उनके जश्न मनाने के बाद आपने देखा कि लीबिया की हालत क्या हुई है। लीबिया में कब्ज़े के लिए वहाँ पे तरह तरह की दहशतगर्द तंजीमें आ चुकी हैं जिनको मुल्की लेवल पर भी और गैर मुल्की लेवल पर भी इमदाद हासिल है, तो वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। उस मुल्क का बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है उसको पाकिस्तान का हिस्सा ज़ाहिर किया है और ये भी लिखा है कि यह इलाका मुतनाज़ा है। इंडिया ने काफ़ी वावेला इसके ऊपर किया है और उनका मानना ये है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। इसी तरह चाइना ने भी इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़ोर दी। असल में मसला शुरू तब से हुआ जब इंडिया ने कश्मीर में आर्टिकल 370 नाफिज किया और कश्मीर पर कब्ज़े की कोशिश की तो वहाँ के लोगों ने रजिस्ट करना शुरू किया और उसके बाद इंडिया ने पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया। वहाँ पे 8 लाख से फ़ौज तो ऑलरेडी मौजूद थी, उसके बाद उन्होंने मज़ीद लाखों के हिसाब से फ़ौज भेजी और मुसलमानों का कत्ल गारत वहाँ शुरू कर दिया। लेकिन जब से इंडिया ने ये किया तो बहुत से जो ममालिक हैं उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ भी किया और यूनाइटेड नेशन ने भी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करे और यूनाइटेड नेशन की जो रूल्स है उसको फॉलो करे। बहरहाल जब तक इंडिया के साथ अमेरिका की और बड़े सुपर पावर्स की सपोर्ट हासिल है तो वो इस तरह कब्ज़ा छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो ज़ोर देता जी इंडिया से जंग की जाए। हम भी कहते हैं कि अगर आपके मुल्क के ऊपर हमला होता है या सूरत-ए-हाल ऐसी होती है कि आपके मुल्क का दिफा ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है तो आप जंग को जा सकते हैं। कश्मीर का मसला जो मेरी अपनी राय है उसके मुताबिक इसको डायलॉग से हल होना चाहिए। कश्मीरी क्या चाहते हैं
उनको पूरा हक दिया जाए। अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी है, अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तभी उनकी मर्ज़ी है, एटलीस्ट उनको हक देना चाहिए। इस तरह इंडिया में जो बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि सियासी शऊर रखते हैं, उनका भी यही कहना है कि कश्मीरी को कम से कम इतना राइट देना चाहिए वो खुद डिसाइड करें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, हमारी सपोर्ट हमेशा से कश्मीर के लोगों, दुनिया में जहाँ जहाँ जिन लोगों में जुल्म हो रहा है, मजलूम लोग हैं, एज अ मुसलमान होने के नाते हमारी सपोर्ट उनके साथ है। चाहे हमारी सपोर्ट फ़िज़िकल हो, चाहे हमारी सपोर्ट ज़ुबान से हो या हमारी कलम से हो, हम हमेशा मजलूम लोगों की सपोर्ट करते हैं। और मुसलमान होने के नाते हम हर मजलूम की सपोर्ट करते हैं। मजलूम में आप मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो इंसानियत की खिदमत करना और इंसान की मदद करना बहुत सवाब का काम है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में 2 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, असल में हुआ कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान में वो जो बाड़ लगाई है सरहद के ऊपर, अफ़गानिस्तान में मौजूद जो शिद्दत पसंद लोग हैं जिनको अफ़गान हुकूमत और अफ़गान आर्मी की सपोर्ट हासिल है, उनका पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी ड्रग्स आती है, जितना भी इलीगल सामान जो स्मगलिंग होता है, वहाँ बॉर्डर से होता था। तो पाकिस्तान आर्मी जब से वहाँ पे बाड़ लगाई है, इनके लिए ये काम करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने, जो स्मगलर्स हैं, उन्होंने एहतजाज किया आम लोगों के रूप में। तो उन्होंने वहाँ पे FC की चेक पोस्ट को भी आग लगाने की कोशिश की, बल्कि आग लगा भी दी, और FC भी पथराव भी किया, जिनमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। फिर फोर्सेस ने उस मसले को क्या कहते हैं ठीक करने के लिए या अपने दिफा के लिए उन्होंने फिर आगे से जवाबी कार्रवाई की जिसमें कुछ शर्पसंद हलाक भी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की है। जब भी अफ़गान जहाद हुआ तो हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि हमने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिया, हमने अपना अनाज उनको दिया, लेकिन उसके बदले में अनफॉर्चुनेटली कुछ अफ़गान लोगों की वजह से पूरे अफ़गानिस्तान के लोगों ऊपर ब्लेम जाता है कि वो गद्दार हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान हमारा मुस्लिम बरदर मुल्क है और उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया जो रियल अफ़गान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर मुल्की एजेंडे में आकर अपने मुसलमान ब्रदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, वो आज तक पहुंचा रहे। जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म कत्ल हुआ वो भी एक अफ़गानी के हाथ से कत्ल हुआ। बहरहाल पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत ने क्लियर कट पॉलिसी की अपनाई है कि मुल्क में जितने भी शिद्दत पसंद लोग हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, और जितने भी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में जो ड्रग्स आ रही है या जो पैसा आ रहा है जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है उसको रोका जाए। तो हुकूमत इक़दाम बहुत अच्छा है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर की सूरत हाल है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान ने कल रात को भी मोर्टर हमला किया जिसमें एक पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुआ और 3 ज़ख्मी हो चुके हैं। और पाकिस्तानी ने भी उसका जो जवाब दिया उसमें भी काफ़ी अफ़गान फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये झड़पें चलती रहती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे तो वो 1 सेकंड में अफ़गानिस्तान को सबक सिखा सकता है। लेकिन मुसलमान होने के नाते और ब्रदर मुल्क होने के नाते हम लोग हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को समझाया जाए कि ऐसे रवैया इख्तियार ना करें। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत की वजह से जो अफ़गानिस्तान में है, अमेरिकन और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हम यही दुआ करते हैं कि जो भी इनका मसला वो खैर खैरियत से हल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत सारी जानों का ज़िया हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि मज़ीद जानों का ज़िया हो। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो होश के नाखन ले। पाकिस्तान उनका हमदर्द है, उनका दुश्मन नहीं है। हमारी बातों पे अमल करें, हमसे मशवरा करें ताकि अमेरिका का जल्दी जल्दी अफ़गानिस्तान से इनखला हो, ताकि अफ़गान हुकूमत और रियल अफ़गान को हुकूमत करने का मौका मिले। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका ख़ात्मा ज़रूरी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये जो एतमादी की फ़ज़ा है वो हमेशा कायम रहेगी। नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जब से 2020 शुरू हुआ है कि इंसानियत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं वाक़यात ऐसे रोनुमा हो चुके हैं जिसकी वजह से हम एक अफरा तफरी का शिकार है, और दुनिया की जो बदलती सियासत है वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का मसला है उस वजह से किसी टाइम भी पाकिस्तान इंडिया में जंग हो सकती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग हुई तो बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगी, बहुत सारी जानें इस पर जाएंगी। हम इस फेवर में नहीं है कि जंग हो, लेकिन जब अगर आपके मुल्क की कहते हैं सलामती के ऊपर कोई आँच आ जाए तो फिर जंग ज़रूरी हो जाती है। इसी तरह हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुनने वाले अवाम जो है वो भी अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की हुकूमत जुल्म कर रही है और यूनाइटेड नेशन के जितने भी रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रॉपर
एक्शन नहीं हो रहा। बहुत सारी दुनिया को पता है कि जो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी दहशतगर्दी हुई है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं उसके पीछे इसराइल का हाथ है, लेकिन वो लोग अपनी ज़ुबान नहीं खोलते क्योंकि उनको पता है कि वो इतना डीप इन्वॉल्व हैं या ट्रैप हो चुके हैं कि वो अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते। लेकिन हमें एज आ मुस्लिम जूस के साथ कोई मसला नहीं है, ना किसी क्रिश्चियन के साथ मसला है। हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो और सब लोग अमन के साथ रहें। लेकिन बहुत सारे लोग जो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए या अपने मुल्क को बड़ा करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, वो इंसानों का कत्लेआम जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, और या आपको कोई ऐसा आपके माइंड में टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, प्लीज़ अपनी राय का इजहार कीजिए हमारे यूट्यूब के चैनल पे या हमारे फेसबुक के चैनल पे। हम आपके सारे मैसेजेस पढ़ते हैं और हम उसके ऊपर प्रोग्राम भी कर सकते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।